मुझे खून बहा चाहिए। या तो आपको अपनी बेटी का निकाह अभी और इसी वक्त मेरे साथ करना होगा, या अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे हवाले करनी होगी। एक फूटी कौड़ी भी आपके पास नहीं रहेगी। जरगे में दरगाम बदर की अलग नमाज गूंजी थी। चौधरी जवाद की आंखें दरगाम बदर की बात पर बेयकीनी से फैली थी। जरगे में कुछ पल के लिए तो खामोशी ही छा गई थी। जहां चौधरी जवाद अपने गांव में जुल्म की वजह से मशहूर था, वहीं दूसरी जानिब दरगाम बदर भी कुछ कम ना था। दरगाम बदर, सोच समझकर बात करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की फजूल बात करने की? चौधरी जवान ने धाड़ते हुए दरगाम बदर के सामने खड़े होते हुए कहा था। आवाज़ नीची, मुझे भी आवाज़ ऊंची करनी आती है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, अगर तुमने इनमें से एक भी मेरी बात नहीं मानी तो मेरी बहन को जिंदा सलामत मेरे सामने ले आओ। दरगाम बदर ने सर्द लहजे में कहा था। बाकी सारे गांव वाले चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। ठीक है, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर सोचने के बाद जवाद ने बेतासुर लहजे में कहा था। इस वक्त दरगाम बदर चौधरी के गांव में मौजूद था, लेकिन मेरी एक शर्त है। जवान ने दरगाम को देखते हुए कहा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, दरगाम ने हाथ के इशारे से कुछ भी कहने से रोका था। चौधरी साहब, आपकी बेटी खून बहा में मेरी हवेली आ रही है, तो आपकी कोई भी शर्त मानना तो दूर, मैं सुनना भी पसंद नहीं करता। 10 मिनट के अंदर मौलवी को बुलवाइए, मेरे पास फजूल का वक्त नहीं है। दरगाम ने दुटुक अंदाज में कहा था। जवाद चौधरी ने गुस्से से अपने हाथों को भींचे, अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, वरना आज तक इस लहजे में किसी ने इसे बात नहीं की थी। लेकिन दरगाम की तो बात ही अलग थी। बाबा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अनोशे ने लहजे में बेयकीनी लिए जवाद चौधरी को देखते हुए पूछा। अनोशे, जो अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी, अपनी माँ को परेशान देखते उनके पास आई। इससे पहले वो अपनी माँ से अपनी परेशानी की वजह पूछती, उसके बाप ने वहाँ आते ही उसके सर पर बम फोड़ा था। अनोशी, अब तुम अपने बाप के हुक्म अदोले करोगी? जवाद चौधरी ने सर लहजे में कहा। अम्मी जान, प्लीज़ बाबा जान को समझाइए, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन सब में मेरा क्या कसूर है? अनुशी ने अपनी माँ के पास आते बेबसी से रोते हुए कहा था। मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ़ कर दे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। सबा बेगम ने अनुशी के आंसू साफ करते हुए कहा था। वो खुद भी तो बहुत रो रही थी। चौधरी साहब, मौलवी साहब आ गए। मुलाजिम ने आते ही नजरें झुकाकर मौलवी साहब के आने की इत्तला दी थी। सबा, मौलवी साहब आ गए, अनुशा को बाहर लेकर आओ। जवाद ने हक में लहजे में कहा और बड़े बड़े कदम बढ़ाता वहाँ से बाहर चला गया। अम्मी जान, मामू के किए की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? अनोशे ने सिर्फ आंखों से अपनी माँ को देखते शिकवा किया था। मेरी बच्चे, ये रस्म बरसों से चली आ रही है, हम सब बेबस हैं। सबा ने गहरा सांस लेते खुद को कंपोज करते हुए कहा और चलते हुए अलमारी की तरफ गए और एक सुर्ख रंग का दुपट्टा लेकर अनुश के सर पर उड़ा दिया। अगर इधर तो खुद हिम्मत आ जाती तो अनोशे को कौन संभालता? अनोशे इन्हें इसके बाद अपनी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला तो वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। जब उसके बाप ने अपनी बेटी को जहन्नम में धकेलने के बारे में सोच लिया तो अब कुछ भी कहना बेकार था। थोड़ी देर बाद दरगाम बदर का निकाह अनोशे चौधरी से हो गया। दरगाम के चेहरे पर छाई सदमारी को देखते किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इससे बात कर सके। निकाह के होते ही वो घूंघट ओढ़कर बैठी। अनोशे की तरफ दरगाम बदर ने कदम बढ़ाया और इसकी नाजुक कलाई को पकड़े इसे अपने सामने ला खड़ा किया था। आज से तुम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम में से कोई भी मेरी हवेली में इससे मिलने आया तो सज़ा आप लोगों की इस लाडली को भुगतनी पड़ेगी। दरगाम ने दो टोक अंदाज में हजमत चौधरी को देखते हुए कहा और अनोशे को घसीटते वहाँ से ले गया जो पत्थर बनी उसके साथ चल रही थी। आपके लिए क्या ये जायदाद इतनी है में कि आपने उसकी खातिर अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी? सबा ने जवाब के सामने खड़े होते हुए रोते हुए पूछा था। ये ज़मीन और ये सारी जायदाद हमारे बड़ों की मेहनत है और मैं ये सारी जायदाद दरगाम बदर के हवाले करते खुद सड़क पर आ सकता था। इस पर मेरे बेटे का हक है। जवाब ने दो टोक अल्फाज में कहा था। आपको अपने बेटे की फिक्र है लेकिन बेटी की नहीं। उसके साथ वहाँ क्या सलूक होगा, आपने उसके बारे में एक बार भी सोचा है? ये सब आपके भाई की वजह से हुआ और सज़ा मेरी बेकसूर बेटी भुगत रही है। सबा की आवाज़ भी आज पहली बार अपने शोर के सामने ऊंची हुई थी। जवान ने आगे बढ़ते सबा को गर्दन से दबोचा था। आइंदा तुम्हारी जुबान मेरे सामने चली ना तो इसे काट कर रख दूंगा, और जहाँ तक बात है ना मेरे भाई की, तो उसके साथ तो मैं वो करूँगा जिसके बारे में उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जवान चौधरी ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते सबा की गर्दन को छोड़ते हुए करफगी से कहा जो खांसने लगी थी और गहरे सांस लेते खुद को परसकून करने लगी थी। जवान ने एक बरसाती नज़र सबा पर डाली और फिर वहाँ से चला गया। अम्मी, आप तो इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही हैं जैसे आपकी बेटी मर गई हो। निकाह ही तो हुआ है उसका और इतना अच्छा उसे शौहर मिल गया, उसे और से ज़्यादा क्या चाहिए? नाजिया ने गुस्से से अपनी सास को देखते हुए कहा जो जवाद के जाने के बाद यहाँ आई थी।
सबा ने एक नज़र नादिया को देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वो जानती थी कि नादिया से तो बात करना ही बेकार है। दरगाम, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी मंगनी मेरी बहन के साथ हो चुकी थी, फिर भी तुमने अनूशा के साथ निकाह किया। नादिया ने मुँह में बड़बड़ाते हुए जैसे खुद से कहा था। इज्जत, उसका गुस्सा साथ में आसमान को पहुंचा हुआ था। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसकी नंद को दरगाम जैसा हमसफर मिले। नादिया दरगाम की चचा की बड़ी बेटी थी, जिसकी शादी 8 साल पहले अनूशा के भाई तैमूर चौधरी से हुई थी। तो दोनों गांव के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि गांव के सरदार दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए थे। दरगाम अनूशा को अपनी हवेली लेकर आ गया था, जहां सारे मुलाजमीन चेहरे पर हैरानगी लिए दरगाम और उसके साथ चलती अनूशा को देख रहे थे। दरगाम ने हवेली में आते ही बड़ी खानम को आवाज़ दी। दरगाम की बारी आवाज़ पूरी हवेली में गुंजी थी। थोड़ी देर बाद खानम ने चेहरे पर संजीदगी लिए अपने कमरे से बाहर आई थी। अभी वो नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, हाथ में तस्बीह पकड़े वो दरगाम और उससे कुछ फासले पर खड़ी अनूशा को देख रही थी। एक हफ्ते पहले ही तो इनकी लाडली पोती इनको छोड़कर चली गई थी। वो जो हवेली में हर तरफ हंसती मुस्कुराती फिरती थी, अपने साथ हवेली की जैसे सारी खुशियाँ ही ले गई थी। इतने में नादिया की माँ और उसकी बहन भी वहाँ आ गई थी। दरगाम, ये लड़की कौन है? खानम ने घूंघट निकाले खड़ी अनूशा को देखते हुए पूछा। दरगाम ने भी अनूशा को 8 साल पहले देखा था। इसके बाद दोनों गाँव के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि वो दोबारा कभी एक दूसरे की हवेली में नहीं आए, और दरगाम बदर को भी अनूशा का चेहरा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बड़ी खानम, ये लड़की जवाब चौधरी की बेटी है जो खून बहा में यहाँ आई है। दरगाम ने बड़ी खानम के पास आते नरम लहजे में कहा था। उनसे वो हमेशा नरम लहजे में बात करता था, चाहे सूरत हाल कैसी भी हो। इसका मतलब है कि तुम इस लड़की से निकाह कर चुके हो और ये इस हवेली की बड़ी बहू है अब। खानम ने अनूशा को देखते हुए कहा, यह लड़की खून बहा में आई है खानम, और ये इस घर की बहू नहीं है। दरगाम ने सन्नफी में हिलाते संजीदगी से कहा था। लेकिन निकाह की बात सुनते ही नाजिया की माँ हुमेरा और उसकी छोटी बेटी अनम ने बेयकीनी से पहले खानम और कुछ फासले पर खड़ी अनूशा की तरफ देखा था। दरगाम, आप ये निकाह कैसे कर सकते हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपकी मंगेतर हूँ? अनम, जो सबसे पहले होश में आई थी, उसने आगे आते हुए दरगाम को देखते हैरानगी से पूछा था। अनम, मर्द को 4 शादी की इजाज़त है, और आइंदा जब बड़े बात कर रहे हो तो दखल अंदाजी मत करना। दोबारा मैं तुम्हारी इस किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बड़ी खानम ने अनम को देखते हुए संजीदगी से उसे तंबा करते हुए कहा, और तुम इस लड़की को मेरे कमरे में लेकर आओ। बड़ी खानम ने जाने से पहले मुलाजमा को देखते उसे हुक्म दिया और अपने कमरे की तरफ चली गई। दरगाम अंदर जाने की बजाय वहां से बाहर चला गया था। मुलाजमा अनूशा को बड़ी खानम के कमरे की तरफ ले गई। पीछे खानम और हुमेरा एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। मुलाजमा अनूशा को बड़ी खानम के कमरे में छोड़ने के बाद वहां से चली गई थी। यहाँ आओ, खानम ने दूर खड़ी हुई अनूशा को देखते हुए कहा, जो चलते हुए बैठ के पास आई और अपने चेहरे पर घूंघट को हटाया। उसने खानम की तरफ देखा था, जो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसने जब पहले खानम को देखा था तो उसे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इनसे मुलाकात दोबारा इस किस्म के माहौल में होगी। बैठो यहाँ, बड़ी खानम ने उसे अपने साथ बैठने का इशारा करते हुए कहा। अनूशा खामोशी के साथ उनके पास बैठ गई। बड़ी खानम ने भी अनूशा को 8 साल पहले देखा था, और अब तो वो मजीद प्यारी और मासूम लग रही थी। बड़ी खानम ने अनूशा की तरफ देखा और बात का आगाज़ किया। तुम जानती हो ना कि यहाँ तुम खून बहा में आई हो? बड़ी खानम का लहजा नरम था। मैं बस इतना जानती हूँ कि किसी और की किएगी सज़ा मुझे अब सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ेगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर कोई हमारा प्यारा हमें छोड़कर चला जाता है और वो कभी वापस नहीं आता तो। अनूशा ने भारी लहजे में कहा था। मेरा पर क्या कसूर है? अनूशा ने बेबसी से कहते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो अब नहीं रोएगी, लेकिन आंसू थे कि रुकने के बावजूद बाहर आ रहे थे। बड़ी खानम खामोशी से उसे रोता देख रही थी। तुम अब इस हवेली की बहू हो, इस हकीकत को कोई नहीं टाल सकता। मुलाजमा तुम्हें दरगाह बदर के कमरे में छोड़ देगी। अब से जो कुछ तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारी किस्मत। बड़ी खानम ने नजरें चुराते हुए कहा था, और मुलाजमा को आवाज़ देते हुए कहा कि अनूशा को दरगाह बदर के कमरे में छोड़ दे। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आपका फिर भी यही फैसला होता? अनूशा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए शिकवा करते हुए कहा। जवाब होता होना था, अगर वो सब कुछ इसकी किस्मत में लिखा था तो वो क्यों गुब्बार अपने अंदर लिखती? अनूशा कहते ही मुलाजमा के साथ वहाँ से चली गई। पीछे बड़ी खानम को सोचो के जंगल में धकेल गई थी। मुलाजमा अनूशा के लिए दरगाह बदर के कमरे की तरफ जा रही थी, और अनूशा को देखकर हैरान हो रही थी, जो मेकअप के बगैर भी से मासूम सी गुड़िया लग रही थी। जब रास्ते में अनूशा ने अनम का रास्ता रोका, एक पल के लिए तो अनम भी अनूशा को देखते हैरान हुई, जो इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बीबी जी, बड़ी खानम का हुक्म है कि छोटी बीबी को दरगाम साहब के कमरे में छोड़ना है। दरगाम के कमरे में? मेरे हक पर डाका डालकर अपनी दरगाम के कमरे में जाएगी? इसकी औकात नहीं है कि ये दरगाम की बीवी बने। अनम, जो पहले ही गुस्से में जल बुन रही थी, वो अनम की तरफ झुकती।
जो एकदम घबराकर पीछे को हुई और अपने तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और ज़मीन बहुत हो गई। उसका माथा ज़मीन पर जा लगा था। अनोशा के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली थी, बीबी जी क्या कर रही हैं आप? अगर बड़ी खानम को पता चल गया तो वो आपके साथ ना जाने क्या करेंगी। मुलाजमा ने परेशानी से नम को देखते हुए इसे डराना चाहा, क्योंकि वो जानती थी कि वो बड़ी खानम से कितना डरती है। नम ने अनोशा को गुस्से से देखा जो माथे पर हाथ रखे बैठी थी, जहाँ से खून बह रहा था। खून को देखते एक पल के लिए नम के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे। उसे सिर्फ बड़ी खानम का डर था, इसलिए खामोशी के साथ वहाँ से चली गई। बीबी जी आप ठीक तो हैं? मुलाजमा ने जल्दी से अनोशा को सहारा देकर उठाया, जिसने अपने माथे पर हाथ रखा हुआ था। बीबी जी आपके माथे से तो खून निकल रहा है, मुलाजमा ने परेशानी से कहा। मैं ठीक हूँ, अनोशा ने खड़े होते अपनी चादर को माथे पर रखते हुए कहा था। लेकिन बीबी जी खून बहुत निकल रहा है, मुलाजमा ने जल्दी से कहा। मैं ठीक हूँ, अनोशा ने सर्दे लहजे में कहा। यह सब तो अब इसकी किस्मत में लिख दिया गया था, तो अब इस छोटी मोटी तकलीफ पर बैठ कर वो रो तो नहीं सकती थी। बीबी जी मैं अभी आती हूँ, मुलाजमा ने कहा और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा भागती हुई आई, जिसके हाथ में बैंडेज था। उसने जल्दी से अनोशा के माथे पर लगा दिया। चलें, अब मैं आपको साहब के कमरे में छोड़ देती हूँ, मुलाजमा ने फिक्रमंदी से कहा। तो अनोशा उसके साथ खामोशी के साथ चल पड़ी। आगे न जाने कौन सी मुश्किलात का सामना अनोशा को करना था, लेकिन मुलाजमा को मासूम से अनोशा पर बहुत बुरी तरह आ रहा था। मुलाजमा अनोशा को कमरे में छोड़कर वहाँ से चली गई थी। अनोशा ने दरगाह बदर के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था, लेकिन अभी तक उसे देखा नहीं था। और अब भी जब वो दरगाह बदर के साथ यहाँ आई थी तो घूंघट निकाला हुआ था, सच झुका वो लफ्ज़ कांपती दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। इस वक्त इसकी जो हालत हो रही थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। इस कमरे में इसका वजूद निहायत अजीब लग रहा था और दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शायद दरगाह बदर के खौफ से इसकी ऐसी हालत यूँ हो रही थी। बड़ी खानम का हुक्म था कि इसे दरगाह बदर के कमरे में पहुँचाने का, क्योंकि अब वही शान शौकत वाला मर्द उसकी किस्मत था, उसकी ज़िंदगी का मालिक। वरना तो इसे लग रहा था कि इसे किसी छोटे से कमरे में फेंक दिया जाएगा। कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसका दिल उछलकर हलक में आया था। गुलाबी चेहरे पर खौफ की सफ़ेदें फैलने लगी थी। भारी कदमों की आड़ पर से मुट्ठियाँ एक दूसरे में कैद के सामने देखा तो यूँ लगा जैसे वो अब सांस नहीं ले पाएगी। दरगाह बदर जिसके जुल्म से पूरा गाँव वाकिफ था, जिसकी दरिंदगी उसने अपनी आंखों से देखी थी, वो अपने दुश्मन को ऐसी भयानक सजा देता था कि मजबूत से मजबूत शख्स भी सुनकर देर जाता था। और वो तो थी नाजुक सी लड़की, उसका जुल्म तो उसे आज भी याद था। सीने में उछलता दिल मजीद शिद्दत से धड़कता उसे मजीद खौफजदा कर रहा था। सिया कुर्ता शलवार में मुलव्वस दरगाह बदर इस वक्त इसे मजीद खौफनाक लगा था। बेशक वह खूबसूरत मर्द था, इसकी सुरमई सुर्ख दोड़ों वाली आंखों में एक तूफान बरपा था, जबकि सिगरेट की ज्यादती से सियालब किसी आफत को छुपाए हुए थे। अनोशा मजीद दीवार के साथ चुपकी जब वो एक साथ निगाह डालता बैठ के किनारे पर बैठा। अनोशा एक पल के लिए हैरान हुई। यहाँ वो लड़की, उसके करक भारी आवाज़ गूंजी तो वो अपनी जगह से उछलकर चलकर पीछे हुई, लेकिन पीछे दीवार थी। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। एक बार फिर वो दांत पीसे घबराया तो अनोशा के लबों से सुस्की निकली थी। असल इम्तिहान तो अब इसका शुरू होने वाला था। कल रात जब वो सोई तो उसे मालूम नहीं था कि अगला दिन उसके लिए इतनी इम्तिहान लेकर आएगी। दरगाह बदर ने गर्दन मोड़कर उसे सुर्ख निगाह से घूरा और अगले पर खड़ा होता उसकी जानिब आया तो उसे बाजू से जकड़कर जमीन की जानिब धकेला। अनोशा चिक के साथ जमीन पर गिरी थी। दरगाह बदर ने झुक कर देती था कि उसकी ठोड़ी को सख्ती से दबोचा था। समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा था। पहले ही दिन मेरे हुक्म की नाफरमानी करने की गुस्सा की तुमने कैसे की? वो धाड़ा था अनोशा की। सिया बड़ी बड़ी आंखों में आंसू की नमी फैल गई थी। वो मम्मी जुबान बंद करो अपनी, वो पूरी शिद्दत से धाड़ा, जबकि अनोशा सख्ती से आंखें मीच गई। बाजू पर सख्त गिरफ्त ने उसे सख्त अजियत दी थी। उसके मजबूत हाथों की उंगलियां बाजुओं में मुलव्विस हो गई थी। उसके आंखें खोलो, उसने थोड़ी पर दबाव डाला तो उसे करा कर आंखें खोली। पल के लिए दोनों की निगाह टकराई, दोनों जानिब दिलों ने धड़कनों को तेज किया था। मेरे लिए तुम या तुम्हारा वजूद कोई अहमियत नहीं रखता, और सबसे बढ़कर अपने कातिल चचा की भतीजी हो तुम, जिससे मेरी दुश्मनी ना बहुत पुरानी है, और अब तो इसने मेरी बहन का कत्ल करके मुझ पर ना अपना खून वाजिब कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी जान लूँगा। बहुत लाडली थी ना तुम अपने चचा की। अब जब तुम बर्बाद होकर वापस जाओगी तो ही मेरा इंतकाम पूरा होगा, मेरी बहन की रूह परसुकून होगी। इसके बाद तुम्हारे चचा को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो एक किलफ चपा कर बोला तो अनोशा ने रेम तलब नजरों से उसे देखा था, जिसकी आंखों में फिलहाल उसके लिए शफाकियत थी। तुम्हारी ये बहती आंखें मासूम असर मुझ पर असर नहीं करेगा। उसने अनोशा को बाजू को झटका दिया, उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। वो तबादुल ना बरकरार रखते के बाएं सीधा इससे टकराई थी, लेकिन दरगाह बदर ने इसे किसी अछूत की तरह खुद से दूर किया तो वो सीधा उसके कदमों में जा गिरी थी। अनोशा करहा पड़ी, उसका दिल चाहे जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आज पहली और आखिरी बार मैं अपनी बात दोहरा चुका हूँ। आज के बाद मेरे हुक्म अदूली की तो याद रखना, मैं माफ़ नहीं करता, मैं सिर्फ सज़ा देता हूँ, और मेरी सज़ा ना मौत से भी बदतर है। वो सजगते हुए बेबसी से रो रही थी।
जबकि उसके अल्फाज कानों में किसी नोकदार कांच की तरह चुभ रहे थे। लेकिन उसके अगले अल्फाज उसका हला खुशा कर चुके थे। जाओ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ, मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। उसने एक बार फिर सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में फैली तलब। वो बरियत ने अनुष्का को बेजान सा कर दिया था। झुका था एक बार फिर से थामने के लिए, जबकि अनुष्का का तो पूरा वजूद जैसे किसी दहकती आग के दर्द में था। बाबा मेरे पीछे ये सब क्या हो गया? एक दिन के लिए मैं क्या शेर गया था और पीछे आपने अनुष्का का दरगाम बदर के साथ कर दिया और मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। इकबाल जो अभी शहर से हवेली आया था और आते ही उसे अनुष्का के निकाह का पता चला, वो सीधा अपने बाप के पास आया था जो पहले ही परेशान था। तुम्हारी बहन खून बहा में वहाँ गई है। अगर बात सिर्फ निकाह की होती तो मैं इतना परेशान ना होता। जवाद चौधरी ने इकबाल को देखते हुए सर लहजे में कहा था। बाबा लेकिन आप अनुष्का के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो बहुत मासूम है। इकबाल ने दांत पीसते हुए कहा था। तुम्हारे चचा की वजह से ये सब हो रहा है। दरगाम बदर की बहन मरी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। दरगाम बदर ने खून बहा मांगा था, 2 शराइत रखी थी, या तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके हवाले कर दूं या फिर अनुष्का उससे निकाह कर दूं। और मुझे नहीं लगता कि मैंने जो फैसला किया वो गलत किया, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके अनुष्का को वापस तो लाना होगा। मैं अपनी बेटी को इस हवेली में रहने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जवाद चौधरी ने अपनी कनपटी दबाते हुए कहा था। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। या तो आप उस हवेली से अनुष्का की लाश ही निकल सकती है। अब जब तक उसके सहारे चल रही है ना, मेरा नहीं ख्याल के दरगाह में उसका पीछे छोड़ेगा। इकबाल ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। दरवाजे के बाहर खड़ी नादिया जो कान लगाए उनके बातें सुन रही थी, इकबाल को आते देखकर फौरन से बेचकर वहाँ से हट गई। अनुष्का को मैं दोबारा तो इस घर में आने नहीं दे सकती। उसकी मौजूदगी में हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लड़की मुझे एकदम जहर लगती है। लेकिन दरगाम की बीवी भी है, वो पता नहीं मेरी बहन पर क्या गुजर रही होगी। नादिया ने परेशानी से कहा और अनम का नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगाया, जिसने 2-3 कॉल के बाद कॉल अटेंड की थी। आप ही आपने ये निकाह कैसे होने दिया? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं दरगाम से मोहब्बत करती हूँ, फिर भी। अनम ने कॉल अटेंड करते ही शिकवा करते हुए कहा था। मेरी जान, मुझे खुद निकाह होने के बाद सारी सूरत हाल का पता चला है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, दरगाम तुम्हारा ही है और अनुष्का खून बहा में गई है। दरगाम ने अपनी पसंद से निकाह किया, बल्कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए निकाह किया है। अगर अनुष्का भी मर जाती तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी वो खून बहा में आई लड़कियों का यही तो हाल होता है। लेकिन सबसे पहले हमें अनुष्का के लिए उसके घर वालों के दिलों में नफरत डालनी है, ताकि वो उसे वापस लाने के बारे में कभी ना सोचें और हम जो कुछ मर्जी उसके साथ कर लें, फिर भी हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। नादिया ने इर्द गिर्द देखते अपने शादी प्लान के बारे में इनम को बताया था, जो खामोशी के साथ अपनी बहन की बातें सुन रही थी। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? अनम ने भी आतिकी से पूछा। वो तुम बस मुझ पर छोड़ दो, लेकिन तुम्हें एडिटिंग तो आती है ना? तुम्हें मैं अनुष्का की कुछ तस्वीर सेंड करती हूँ, उनको इस तरह से जोड़ना जैसे वो दरगाम बदर के साथ हंसती मुस्कुराती बातें कर रही हो। दरगाम की तस्वीर तो तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी, और वो तस्वीर तो तुम मुझे जल्द से जल्द भेज दो। मुझे अच्छे से मालूम है क्या आगे मुझे क्या करना है। नादिया ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। ठीक है आप ही, मैं आपको अब एडिट करके भेजती हूँ। अनम ने कहते ही मोबाइल बंद कर दिया था और नादिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। दरगाम बदन ने आगे फैलाया। अनुष्का को देखते कर हंसगी से कहा था। मैम मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अनुष्का ने कपकपाते लहजे में कहा। तुम्हारे कपड़ों से मुझे क्या लेना देना? अपनी शिकल मेरे सामने से गायब करो। तुम्हारा वजूद मुझे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरगाम बदन ने माथे पर तहवीर लिए अनुष्का को देखते हुए कहा। मैं कहाँ जाऊँ? अनुष्का ने बाहरी लहजे में कहा। दरगाम बदर का दिमाग फिर से घूमा तो और वो आगे बढ़ा और अनुष्का को नाजुक कलाई पकड़े उसे दरवाजे के पास ले गया। दरवाजा खोलते उसे बाहर की तरफ धक्का दिया, जो जमीन पर औंधे मुंह जाकर गिरी थी। दरगाह वालों ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया था और अनुष्का आंसू से भरी आंखों से बंद दरवाजे की तरफ देखा था। निकाह की पहली रात ही तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया। अनम जो सारा मंजर अपनी आंखों से देख चुकी थी, चलती हुई अनुष्का के पास आई और तमस्कुराना अंदाज में उसे देखते हुए कहा था। ओह मैं तो भूल ही गई, तुम तो खून बहा में यहाँ आई हो। अब तो तुम हर जगह से ऐसे ही धुतकारी जाओगी। अभी तो बस ये शुरुआत है। अनम ने मुस्कुराते हुए कहा और अनुष्का को रोते हुए छोड़कर वहाँ से चली गई। मुलाजमा ने भी ये मंजर देख लिया था। वो जानती थी कि कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए इसने जाकर बड़ी खानम को अनुष्का के बारे में बताया, जिन्होंने अनुष्का को अपने कमरे में लाने का हुक्म दिया। अनम इस मंजर को देखकर बहुत खुश हुई थी। खुशी थी कि उससे संभाले नहीं समझ रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी बहन को जान से मार दिया क्यों? दरगाम बदन ने अनुष्का को कमरे से बाहर निकालने के बाद अपने कमरे की चीज़ों को बेदर्दी से तोड़ते हुए धारते हुए कहा था। मेरी बहन भी तो बहुत मासूम थी, उसे किस बात की सज़ा मिली? जब मेरी बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया तो मुझसे भी रहम की कोई उम्मीद रखना बेकार है। दरगाम बदन ने आईने में खुद के अकस को देखते पूरा दम मगर सच लहजे में कहा था और गाड़ी की चाबी पकड़े कमरे से बाहर निकल गया। उस वक्त उसका मीटर बुरी तरह घुमा हुआ था।
दूसरी जानिब मुलाजमा अनोशे को बड़ी खानम के कमरे में छोड़कर चली गई थी। अनोशे शायद अपनी किस्मत पर खुद बुरी तरह रो रही थी। यहाँ मेरे पास सो जाओ, बड़ी खानम ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। आपको मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, अनोशे ने बेबसी से रोते हुए कहा था। अनोशे, कल मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ करवा दूंगी, लेकिन आज तो तुम्हें यहीं सोना पड़ेगा, बड़ी खानम ने गहरा सांस लेते हुए कहा था। आप जानती हैं ना कि मैं खून बहा में आई हूँ, तो जैसा बाकी सब मेरे साथ सलूक करें आप वैसा क्यों नहीं कर रही हैं? अनोशे ने बड़ी खानम के पास आते धीमे लहजे में पूछा। अनोशे, तुम्हें मालूम है कि जब मैं पहली बार हवेली में आई थी तो मेरी उम्र क्या थी? बड़ी खानम ने अनोशे का हाथ पकड़े उसे अपने सामने बैठाते हुए बात का आगाज किया। अनोशे ने सुर्खनाक और आंसू से भरी आंखों से खानम की तरफ ना समझीते देखा था। मेरी उम्र 14 साल थी जब मैं इस हवेली में खून बहा के तौर पर आई थी। बड़ी खानम के इस इंकशाफ पर अनोशे अपना रोना भूलकर बड़ी खानम की तरफ देखने लगी थी। इसे इस बारे में तो मालूम ही नहीं था। जब मैं यहाँ आई तो इस हवेली और पूरे गांव के सरदार मेरे शौहर मुझे यहाँ छोड़कर खुद शहर चले गए थे, क्योंकि शहर में वो किसी और लड़की को पसंद करते थे। पीछे घर वालों ने मेरे साथ वही सलूक किया था जो खून बहा में आई।